नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज इंस्टीट्यूट में। आशा करते हैं कि आप सभी का सभी दिन शुभ हो और आप सभी के कार्य अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भारत में एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो आज हम जानकारी ये हासिल करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है ये दिवस, आखिर ये दिवस का महत्व क्या है, किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। इन सभी प्रश्नों पर हम आज इससे उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का ये क्लास और वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस, हालांकि ये दिवस जिस महापुरुष के नाम से मनाया जाता है उनका नाम शायद कौन नहीं जानता है, जिन्हें इस देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ। तो ये नाम जितना बड़ा हमें दिखता है उनका काम भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि भारत के अगर हम महापुरुषों की सूची में देखें तो हमारे देश में अनगिनत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके नाम बड़े हैं तो उनके कार्य भी बड़े हुए हैं। और उन्हीं महापुरुषों की सूची में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के नाडियाड ज़िले में इनका हुआ था। अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो जन्म इनका जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। यानी 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड जिला में जन्मे ये महापुरुष, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने गांव में से शुरू किया और अहमदाबाद की पढ़ाई के बाद ये हायर एजुकेशन के लिए बैरिस्टर की डिग्री के लिए लंदन चले गए थे। और लंदन में जब इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तो इसके बाद ये भारत आकर यहाँ पर वकालत शुरू कर दी और अहमदाबाद में इन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल, पिता जो थे वो थे झावेर भाई पटेल, और माता जो थी वो लाडवा देवी। ये एक पटेल समुदाय से थे इनके पिता, और ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल जो थे अपने पिता के चौथे संतान थे। तो सरदार पटेल ने जब अपनी शिक्षा पूरी करके अहमदाबाद में वकालत की शुरुआत की तो उस समय देश में ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था और हमारे देश में ब्रिटिश अनेकों नियम कानून लागू किए जा रहे थे। तभी उस समय भारत में एक ऐसे महापुरुष का आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से, जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद जो उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन चलाया तो उनके विचारों से प्रेरित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े और आज़ादी की इस लड़ाई में उनका एक अहम योगदान रहा। अब बात होती है कि एक ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं, अपने दृढ़ कार्य के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने कांग्रेस में रहकर कई ऐसे कठिन फैसले किए और कई ऐसे वो कार्य करके दिखाए जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। तो आखिर लौह पुरुष की उपाधि क्यों दी गई? तो उनके जीवन से जुड़ी हुई एक किस्सा है कि ऐसा माना जाता है कि बचपन में एक बार उनके हाथ में फोड़ा हो गया था और जब उनके पिता उनको लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसे लोहे की सुई जैसे आकार से इसको गर्म करके इसके फोड़े को फोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इसका यह दर्द ठीक हो सकता है या ये तकलीफ़ दूर हो सकती है। तो वल्लभ भाई पटेल ने
खुद से ही लोहे को गर्म करके अपने आप ही फोड़े को फोड़ दिया था। तभी से उनका नाम लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आज़ादी की लड़ाई में ये अपना योगदान दे रहे थे, तो उनके योगदान की चर्चा होती है खेड़ा आंदोलन से। जिस समय गांधी जी ने 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह की शुरुआत की, उस खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो 1928 के बारदोली आंदोलन से हमें नजर आता है। बारदोली, और बारदोली आंदोलन में जो उन्होंने कार्य कर दिखाया, इससे पूरे देश को पता चल गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है। तो ये बारदोली जो आंदोलन है ये गुजरात का 1928 की बात है कि किसान उस समय लगान या टैक्स नहीं भर पा रहे थे और वहाँ की स्थानीय सरकार ने टैक्स को 30% ज़्यादा कर दिया था। अब इतनी उच्च कर को वहाँ के किसान चुका नहीं पा रहे थे। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बारदोली पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ के बारे की स्थिति के बारे में जायज़ा लिया। जब उन्हें पता चला कि यहाँ के किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और जो किसान टैक्स नहीं चुका पा रहे थे उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जा रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक युक्ति निकाली। जिस किसान के नाम से अगले दिन उनके नाम की पर्ची निकाली जाती थी और उनके ज़मीन को जब्त करने वाले होते थे अंग्रेज, तभी उस किसान को वो छुपा देते थे और काफ़ी दिनों के बाद फिर उस किसान को बाहर निकालते थे। इस प्रकार उन्होंने उस ज़िले के कई किसानों की ज़िंदगी बचाई और साथ ही साथ उन्हें किसानों को कर से मुक्त कराया और अंग्रेजी सरकार, वहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, वो झुक गए। यानी कर माफ़ी करने के लिए जो 30% तक हाई जो टैक्स उन्होंने लागू किया था उसे कम करके लगभग 6% तक कर दिया। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे उन्होंने सरदार जोड़ दिया। यानी हम कह सकते हैं कि सरदार की उपाधि उन्हें बारदोली की महिलाओं ने 1928 के आंदोलन में दिया, क्योंकि उनके नाम के आगे सरदार नहीं था, वो कोई सिख नहीं थे, लेकिन उन्होंने कार्य ऐसा कर दिखाया जो एक सरदार कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और उनके नाम के आगे सरदार का ये शब्द जुड़ गया, जिसे हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो रुके नहीं, आज़ादी की लड़ाई में निरंतर वो प्रयास करते रहे और गांधी जी और नेहरू के साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। अगर हम गांधी, नेहरू और पटेल, ये तीन ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, अगर इन्हें देखा जाए, तुलना किया जाए, तो मेरे विचार से लगता है कि ये तीनों अपने आप में महान थे, परंतु अपने दृढ़ कार्य और दृढ़ निश्चय के लिए सरदार पटेल को मैं अपना महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता हूँ, क्योंकि सरदार पटेल कहीं ना कहीं हर मामले में नेहरू जी से आगे थे। दोनों ने बैरिस्टर की डिग्री लंदन से प्राप्त की, लेकिन जहाँ एक तरफ नेहरू जी के मन में किसी न किसी प्रकार की अहंकार या घमंड की भावना छुपी रहती थी, वहीं सरदार पटेल के मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी। वो उस समय के सबसे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी में से थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं था। लेकिन नेहरू जी के अंदर इस तरह की कुछ न कुछ बातें हमें देखने को मिलती है या सुनने को भी मिलता है। लेकिन भारतीय आज़ादी की संघर्ष की इस लड़ाई में जब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता की दौर चल रहा था अध्यक्ष पद के लिए, तो एक समय आता है 1946 में, जब हमारे आज़ादी की लड़ाई का अंतिम दौर चल रहा था। तो उस समय ये निर्णय लिया गया 1946 में कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे वही अगले देश के पहले प्रधानमंत्री भी होंगे। अब 1946 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में बहुत ही रोमांचक मोड़ आया था। 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद, जी हाँ, तो 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में क्या हुआ
तो आइए इस पर कुछ बिंदुओं पर हम गौर फरमाते हैं। 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना था, उस समय देश में कांग्रेस की 15 समितियां बनी हुई थी। अब पूरे देश में कांग्रेस की 15 समितियां थी और अध्यक्ष पद के लिए हर समितियों की ओर से वोट डालना था। तो उस समय अध्यक्ष पद के लिए नेहरू, पटेल, जेवी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया जैसे कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया था। 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया और एक जेवी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में दिया, एक का निर्णय नहीं हो पाया। तो स्पष्ट तौर पर देश के सभी कांग्रेस के सदस्य या देश के सभी लोग 90% से ज़्यादा लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे और चाहते थे कि यही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हो और आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने। परंतु उस परिस्थिति में देखा गया कि गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और गांधी जी के हस्तक्षेप करने की वजह से सरदार पटेल को नाम वापस लेना पड़ा। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति में एक बहुत, क्या कह सकते हैं कि कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है और इन गड़बड़ियों की वजह से एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे और प्रबल दावेदार थे सबकी सहमति से, परंतु उन्हें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जिसने एक भी वोट हासिल नहीं किया वो देश के पहले प्रधानमंत्री चुन लिए गए। तो ये विडंबना है। कहीं ना कहीं यहाँ हमें लगता है कि सरदार पटेल के साथ अन्याय हुआ और ये अन्याय सिर्फ सरदार पटेल के साथ ही नहीं हुआ, यहाँ पर इसी तरह के अन्याय एक और महापुरुष के साथ हुआ है जिसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे और वो देश के असली नेताजी थे जिनके बारे में शायद आप लोग भी सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939-40 के कांग्रेस पद के चुनाव में वो भी जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन गांधी जी उनसे नाराज़ हो गए। पट्टाभी सीतारमैया के हार जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस पद को छोड़ के और देश ही छोड़ के वो चले गए थे। तो यहाँ हम सरदार पटेल के बारे में बात करना चाहेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो खासियत थी उनको देखते हुए देश के सभी लोगों ने, साथ ही साथ कांग्रेस के समितियों के सभी सदस्यों ने उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री चुनना चाहा अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और अंततः जब देश को आज़ादी मिली तो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए और सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर चुने गए। अब देश की आज़ादी के बाद सरदार पटेल के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि देश के ये पहले गृह मंत्री बने और इनकी वो जिम्मेदारियां जो उन्होंने कर दिखाया शायद ही हमारे देश के कोई महापुरुष कर पाए हों। देश की आज़ादी के बाद भी उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। 565 रियासतें यानी रजवाड़े थे। 565 रियासतें थी। इन रियासतों को जोड़कर एक करना यानी भारत में मिलाना एक बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य था, लेकिन सरदार पटेल ने बीपी मेनन के साथ मिलकर इस कार्य का बीड़ा उठाया और उन्होंने वो संभव कार्य को संभव कर दिखाया जिसके बारे में वो विश्व प्रसिद्ध है। 565 या 62 अगर हम देखें तो 60-65 राजाओं से बात करके उसे मनाना ये बहुत दुष्कर है, लेकिन उन्होंने 62-63 नहीं बल्कि 562 रियासतों को एक कर दिया। लेकिन उस समय 4 ऐसे रियासतें थे जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे। तो 4 कौन से ऐसे रियासत थे जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे? 4 रियासतें, उसमें से एक मणिपुर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद, चौथा कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये 4 वो रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार
जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकते थे, जो भारत में मिलना चाहे भारत में मिल सकते थे। इसलिए इन 4 रियासतों ने भारत में मिलना स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही खतरा था कि देश के अंदर की रियासतें देश में शामिल ना हो तो फिर एक अखंड भारत का निर्माण कैसे हो सकता है। इसलिए सरदार पटेल ने एक योजना बनाई और इन सभी राजाओं से बात करने के बाद ये जब ये नहीं माने, तब जाकर अपने सेना के बल पर चढ़ाई करके इन्हें ज़बरदस्ती मिलाने का एक प्लान किया गया। उसमें से मणिपुर के राजा बोध चंद्र, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया। जूनागढ़ के जो शासक थे उस समय, जिनका नाम महावत खान तृतीय था, महावत खान तृतीय, जब यहाँ चढ़ाई की गई तो ये डर से पाकिस्तान भाग गए और हैदराबाद के जो निजाम थे, जिसका नाम था उस्मान अली, ये भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे। तो पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर अपनी सेना भेजी और आखिरकार हैदराबाद के निजाम को हमारे देश की सेना के आगे झुकना पड़ा और विलय पत्र पर उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिया, अर्थात हैदराबाद का भी भारत में विलय हो जाता है। 13 सितंबर 1948 की बात है ये। तो 13 सितंबर यानी 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का एक राज्य बन गया। वहीं आपके जूनागढ़ भी 9 नवंबर 1947 को भारत का एक अंग, एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन चौथा जो रियासत है जम्मू कश्मीर, ये भारत में उसमें मिला लिए जाते अगर सरदार पटेल जिस हिसाब से कार्य कर रहे थे, अगर वो उस कार्य में सफल होते। परंतु जम्मू कश्मीर की जब बारी आई तो नेहरू जी ने ही हस्तक्षेप किया और कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसीलिए कश्मीर को न छेड़ा जाए। तो शायद अगर सरदार पटेल ने उसी समय अगर चढ़ाई की होती तो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग 1947 में ही बन गया होता, और ना कोई फिर ये विवाद पैदा होता भारत और पाकिस्तान के बीच को लेकर। जो आज पीओके का सबसे बड़ा विवाद चला है, ये विवाद कभी पैदा ही नहीं होता। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य, ये संभव कार्य सरदार पटेल ने कर दिखाया कि भारत के सभी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने। इसलिए उन्हें अखंड भारत के निर्माता कहना बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं है और हमें गर्व से मानना चाहिए कि वो वास्तव में भारत के अखंड भारत के निर्माता थे, वो लौह पुरुष थे, क्योंकि जो उनका नाम था वैसा उन्होंने कार्य भी कर दिखाया। तो सरदार पटेल ये वो व्यक्ति हैं, आज अगर भारत एक है, अखंड है, आज विविधताओं को हम मिलाकर एक की बात करते हैं कि भारत विविधताओं से मिला हुआ एक देश है जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल सरदार पटेल की वजह से। हमें ऐसे पुरुष को सत सत नमन करना चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस पर या उनके बारे में कभी न कभी कोई ना कोई गलत तरीके से राजनीति होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की एक विडंबना है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य किए, आखिरकार उन्होंने 15 दिसंबर 1950 को अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। तो एक ऐसे महापुरुष जो सदा के लिए मृत्यु के गोद में सो तो गए, लेकिन इस देश के लिए अमर हो गए। जो उन्होंने कार्य कर दिखाया, ये देश का इतिहास उन्हें कभी ना भूल पाएगा, ना हम कभी उन्हें भूलने देंगे। तो आशा करते हैं कि सरदार पटेल के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई बारे में जो जानकारियाँ आपके साथ साझा की, ये ज़रूर पसंद आया होगा। 2014 आज के दिन ही 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषणा किया और 2014 से ही उनके दिवस को, उनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी भी सर पटेल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। जय हिंद।